Dear students, I am Professor C.P. Singh. In this lecture, I shall discuss liability of the firm for wrongful acts of a partner. भागीदारों के दोषपूर्ण कार्यों के लिए फर्म का दायित्व सेक्शन 27 एंड लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिसअप्रोप्रिएशन बाय पार्टनर्स। भागीदारों द्वारा गबन के लिए फर्म का दायित्व सेक्शन 26 में कहा गया है कि अ फर्म इज लायबल टू थर्ड पार्टीज फॉर ऑल द रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ ए पार्टनर, है ना, कि भागीदारों के रॉन्गफुल एक्ट से किसी थर्ड पर्सन को कोई नुकसान पहुंचता है तो फर्म उसके प्रति लायबल होगी। However, the firm is liable if such acts are done in the ordinary course of the business of the firm. ऑर्डिनरी कोर्स में काम किया गया हो तभी लायबल होगा। Thus, where any third party dealing with the firm suffers a loss from the wrongful acts of any partner, the firm is liable for such loss. However, the firm will be liable only if the wrongful act is done either in the ordinary course of business of the firm or with the authority of all partners. ये जो है जो सेक्शन 26 दो बातों की बात करती है कि रॉन्गफुल एक्ट्स के लिए तभी लायबल होगी फर्म जब ऐसा एक्ट जो है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म में पार्टनर द्वारा किया गया हो या विद द अथॉरिटी ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स की कंसेंट से किया गया हो। सेक्शन 26 की लैंग्वेज इस तरीके से है, जहाँ कि किसी फर्म के कारोबार के मामूली अनुक्रम में या अपने भागीदारों के प्राधिकार से कार्य करते हुए भागीदार के सदोष कार्य या लोभ से किसी पर व्यक्ति को कोई हानि या क्षति कारित होती है या कोई शास्त्र उपगत होती है, वहाँ फर्म उसके लिए उसी विस्तार तक दायी है जहाँ तक कि वह भागीदार है। कहने का मतलब यह है कि फर्म अपने पार्टनर के एक्ट के लिए तभी लायबल होगी जब कुछ कंडीशन है, किसी पार्टनर ने या तो कोई दोषपूर्ण कार्य किया है या कोई कार्य लोप किया है, एक्ट या ओमिशन रॉन्गफुल। सेकेंड, कोई दोषपूर्ण रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन जो है किसी थर्ड पर्सन को किया है जिससे उससे थर्ड पर्सन को कोई हानि हुई है ना, या कह सकते हैं पार्टनर के दोषपूर्ण कार्य या लोभ से किसी थर्ड पर्सन को कोई नुकसान पहुंचा है और पार्टनर ने ये कार्य जो है यूजुअल वे में किया हो या प्राधिकार क्षेत्र या अथॉरिटी के अंतर्गत किया हो, अपराध और अपकृत्य दोषपूर्ण कृत्य माने जाते हैं। आई वर्सेस लेथम का केस पुराना केस है 1819 का। प्लेंटिफ ने दो व्यक्तियों की एक फर्म को शराब के क्रय विक्रय के लिए नियुक्त किया। एक फर्म थी दो व्यक्तियों की, शराब बेचने खरीदने के लिए नियुक्त किया था। इसके लिए उसने फर्म को जो धन दिया उसे एक फर्म का एक्टिंग पार्टनर जो है खा गया, गबन कर गया, है ना। एक पार्टनर जो है खा गया, जो पैसा दिया था शराब को बेचने वाली फर्म को, उसके एक पार्टनर ने सारा पैसा हजम कर गया। प्लेंटिफ ने पार्टनर द्वारा किए गए गबन के लिए फर्म पर जब सूट फाइल किया तो फर्म जो है लायबल थी, क्योंकि वो उसी जो है फर्म के पार्टनर को दिया गया था और यूजुअल वे में दिया गया था, फर्म के बिजनेस को टर्न करने के लिए दिया गया था। इसी प्रकार का एक केस जो है हैमलिन वर्सेस जॉन हाउस्टन एंड कंपनी 1903 का है। प्लेंटिफ फर्म डिफेंडेंट फर्म अनाज का कारोबार करती थी। डिफेंडेंट फर्म में हाउस्टन मैनेजिंग पार्टनर तो स्ट्रांग जो है स्लीपिंग पार्टनर, निष्क्रिय पार्टनर, इनएक्टिव पार्टनर थे। हाउस्टन ने प्लेंटिफ की फर्म के क्लर्क को घूस देकर, रिश्वत देकर के, ब्राइबरी देकर प्लेंटिफ के ग्राहकों तथा करारों के बारे में कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन प्राप्त की थी, जिसके कारण जो है प्लेंटिफ फर्म का करीब 750 पाउंड को नुकसान हुआ था।
जब प्लेंटिफ फर्म ने सूट फाइल किया तो डिसाइड हुआ फर्म लायबल थी, क्योंकि हाउस्टन ने ऐसा कार्य इलीगल ढंग से जरूर किया था, परंतु यदि लीगल ढंग से करता तो उसकी अथॉरिटी में आता, इसलिए जो है अवैध ढंग से किए गए कार्य के लिए जो है फर्म जो है लायबल ठहराई गई। इसी तरीके से हुड़कचंद वर्सेस गोविंद लाल खेतरी 1906 का केस है। प्लेंटिफ तथा डिफेंडेंट दोनों फर्में कपड़े का व्यापार करती थी, दोनों फर्में थी, प्लेंटिफ की डिफेंडेंट की। प्लेंटिफ फर्म ने एक ठेला माल जिसमें धोती, चादरें, कमीज, कपड़े थे, अपने ग्राहकों को भेजने के लिए रेलवे स्टेशन भेजा, जो रास्ते में ही चुरा लिया गया। माल जो है डिफेंडेंट फर्म के मैनेजिंग डायरेक्टर बैजनाथ के कब्जे से उस समय बरामद किया गया जब वो माल को अपनी फर्म के नाम से बेच रहा था। डिफेंडेंट फर्म के दूसरे पार्टनर का कोई इसकी जानकारी नहीं थी। प्लेंटिफ ने फर्म ने जो है जब डिफेंडेंट फर्म के अगेंस्ट सूट फाइल किया तो फर्म को लायबल ठहराया गया, दोनों लायबल थे, जिसको जानकारी नहीं भी थी, क्योंकि जो माल डिफेंडेंट बेच रहा था वो फर्म के नाम से बेच रहा था, तब बैजनाथ का कार्य उसकी प्राधिकार के अथॉरिटी के अंतर्गत आता था। लेकिन वहाँ फर्म दायी नहीं होगी जहाँ पार्टनर द्वारा क्या किया गया कार्य दोषपूर्ण कार्य फर्म के कारोबार में संबंधित हो, कोई और एक्ट करे, फर्म से अलग करे, तब जो है फर्म लायबल नहीं होगी। सेक्शन 27 में है लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ पार्टनर्स। इसमें हमको ये बताना है कि यदि कोई पार्टनर जो है फर्म की प्रॉपर्टी मिस अप्रोप्रिएट कर जाए, गबन कर जाए, तो फर्म उसके प्रति थर्ड पार्टी के प्रति लायबल होगी। हाँ, सेक्शन 27 में है। सेक्शन 27 कहती है कि पार्टनर अपने अपरेंट अथॉरिटी के अंदर कार्य करते हुए किसी थर्ड पर्सन से धन या संपत्ति प्राप्त करता है और उसको दुरुपयोग करता है, मिस अप्लाई करता है, अथवा फर्म अपने कारोबार के अनुक्रम में किसी पर व्यक्ति से धन या संपत्ति प्राप्त करती है और भागीदारों में से कोई उसे धन या संपत्ति का, जबकि वह फर्म की कस्टडी में है, तो मिसयूज करता है, दुरुपयोग करता है, गबन कर जाता है। तो ये सेक्शन यदि हम पढ़ें तो दो प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती हैं जिसमें फर्म लायबल होगी। भागीदार द्वारा मिस अप्रोप्रिएट करने की दिशा में धन थर्ड पर्सन का, फर्म की का दायित्व जब पार्टनर अपरेंट अथॉरिटी के अंतर्गत पर व्यक्ति से धन प्राप्त करता है, यानी पार्टनर की उसकी अपरेंट अथॉरिटी के अंतर्गत कोई धन प्राप्त किया है और वो खा गया है, गबन कर गया है, मिस अप्रोप्रिएट किया गया है, तो फर्म लायबल होगी थर्ड पर्सन की विरुद्ध। जब कोई पार्टनर अपनी अपरेंट अथॉरिटी या दृश्यमान प्राधिकार के अधीन कारोबार के अनुक्रम में पर व्यक्ति से थर्ड पर्सन से धन या संपत्ति प्राप्त करता है और उसको मिस अप्रोप्रिएट करता है, गबन करता है, हड़प लेता है, तो फर्म उस पर व्यक्ति पर हानि की प्रतिपूर्ति या रिइंबर्स करने के लिए लायबल होती है। ब्लेयर और ब्रामले 1847 के केस में वकीलों की एक फर्म के एक पार्टनर को एक क्लाइंट ने कुछ धन बंधक में लगाने के लिए दिया था, मार्गेज में। पार्टनर ने वो रुपया मार्गेज में लगाकर गबन कर लिया। क्लाइंट ने जब रुपया प्राप्त करने फर्म पर सूट फाइल किया तो फर्म को लायबल ठहराया गया, क्योंकि जो पार्टनर ने क्लाइंट से जो धन लिया था वो उसकी अपरेंट अथॉरिटी में आता था। ब्लिथ वर्सेस फ्लगडेल 1891 के केस में सॉलिसिटरों की एक फर्म के भागीदार ने पार्टनर ने एक क्लाइंट से धन लिया जिसे अनसफिशिएंट सिक्योरिटी पर लगाया, जिसके कारण क्लाइंट को हानि हुई। मुवक्किल क्लाइंट ने फर्म पर जब सूट फाइल किया, फर्म को लायबल ठहराया गया। इसी प्रकार रोड्स वर्सेस माउस 1895 के पुराने केस में वकीलों की एक फर्म जो है, जो आर है रोड्स है नामक पार्टनर को एक क्लाइंट ने संपत्ति जो है टाइटल डीड इसलिए दिया ताकि वह मार्गेज रखकर लोन दिला सके, है ना। कुछ टाइटल डीड दिए कि हमको लोन दिला दो, वकीलों की फर्म के पार्टनर आर को। आर ने ऋण तो लोन तो नहीं जो है दिलाया, प्लेंटिफ से कहा कि जो है
जो क्रेडिटर्स हैं और अधिक सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। प्लेंटिफ ने 500 सर्टिफिकेट भी दे दिए। तब रोड्स ने क्या किया, जो लोन का धन जो है वादी को दिया, वादी को दिया, परंतु वादी को शेयर सर्टिफिकेट बेच डाला। पैसा दिया लेकिन शेयर सर्टिफिकेट खुद बेच डाला और पैसा खा गया। फर्म को लायबल ठहराया गया क्योंकि जो आर ने जो है वादी के शेयर सर्टिफिकेट अपैरेंट अथॉरिटी के अंतर्गत कार्य करते हुए प्राप्त किया था। कम बताया था सिक्योरिटी है, तो इसलिए जो क्रेडिटर और पैसा सिक्योरिटी मांग रहे हैं, इसलिए उसकी अपैरेंट अथॉरिटी में आता था। दूसरा है फर्म की लायबिलिटी, जब पार्टनर ने फर्म की कस्टडी में रखे हुए थर्ड पर्सन के धन का गबन कर गया है। फर्म की कस्टडी में धन रखा हुआ था जिससे जो है पार्टनर फर्म का गबन कर गया है। फर्म के कारोबार के अनुक्रम में बाहरी व्यक्तियों से धन या संपत्ति मिलती रहती है। ऐसी संपत्ति या धन फर्म की अभिरक्षा में कस्टडी में रहती है और उसका कोई पार्टनर इस धन या संपत्ति का कोई गबन कर लेता है, मिसअप्रोप्रिएट कर लेता है, तो फर्म उस तीसरे व्यक्ति की हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए, रीइंबर्स करने के लिए लायबल होगी। देवाइंस वर्सेस नोबल के केस में 1816 का केस था। बैंक के कस्टमर ने अपने कुछ सिक्योरिटी जो है प्रतिभूतियां सुरक्षा के लिए बैंक के पास जमा की थी। बैंक के पार्टनर ने बिना कस्टमर के पूछे ही सिक्योरिटियां बेच दी। जब मुकदमा किया बैंक पर, कस्टमर ने बैंक को लायबल ठहराया गया क्योंकि उसने पार्टनर ने बैंक की कस्टडी में रखी हुई सिक्योरिटी बेची थी। डंडोनाल वर्सेस मास्टरमैन 1869 के केस में एक क्लाइंट पर लेनदारों का बहुत धन बाकी था, क्रेडिटर्स का बहुत बाकी था, इसलिए क्लाइंट ने अपनी जायदाद का प्रबंध करने के लिए सॉलिसिटरों की फर्म को अपॉइंट किया। इसके लिए क्लाइंट ने फर्म को कुछ धन भी दिया, परंतु फर्म का एक पार्टनर उस धन का गबन कर गया। क्लाइंट ने फर्म पर मुकदमा चलाया, डिसाइड हुआ फर्म लायबल थी। कुछ परिस्थितियां हैं जिसमें फर्म लायबल नहीं होती। 2-3 परिस्थितियां हैं। नंबर 1 है, 3 परिस्थितियां हैं। नंबर 1, जब भागीदार धन कारोबार के अनुक्रम में नहीं प्राप्त करता। जब पार्टनर ने जो धन प्राप्त किया है बिजनेस के यूजुअल वे में नहीं प्राप्त किया है। जब कोई पार्टनर किसी बाहरी व्यक्ति से धन फर्म के यूजुअल वे में नहीं प्राप्त करता है तो बाहरी व्यक्ति के धन के गबन के लिए फर्म लायबल नहीं होती। जैसे क्लीडर वर्सेस ट्विस्टन 1884 के केस में वकीलों की एक फर्म थी जिसका एक पार्टनर पी था। पी के एक मित्र क्लीडर ने कुछ बियरर जो है डिवेंचर सर्टिफिकेट फर्म में सुरक्षित रखने के लिए दिया था, है ना। पार्टनर के एक दोस्त ने कुछ बियरर सर्टिफिकेट जो है बियरर डिवेंचर सर्टिफिकेट सुरक्षित रखने के लिए दिया था, पी को दिया। पी ने फर्म के रजिस्टर पर तो इसे एंट्री कर दिया लेकिन दूसरे पार्टनर को न तो कुछ बताया और उसको वो डिवेंचर सर्टिफिकेट गायब भी कर दिया, जो है गबन कर गया, खा गया। जब क्लीडर ने फर्म पर सूट फाइल किया तो डिसाइड हुआ फर्म लायबल नहीं थी क्योंकि फर्म का सुरक्षित कमरा पार्टनर के दोस्तों के कागज रखने के लिए नहीं था वरन कारोबार के कागज को रखने के लिए था। पार्टनर ने गबन फर्म के कारोबार के अनुक्रम में नहीं किया था। एंड लास्ट नंबर 2 है, जब पार्टनर धन जो है थर्ड पर्सन से प्राधिकार क्षेत्र के बाहर, अथॉरिटी के बाहर प्राप्त करता है, यानी अथॉरिटी के बाहर यदि पार्टनर ने धन किसी थर्ड पर्सन से प्राप्त किया है तो फर्म लायबल नहीं होगी। जब कोई पार्टनर किसी बाहरी व्यक्ति से धन अपने प्राधिकार क्षेत्र के बाहर कार्य करते हुए प्राप्त करता है तो पार्टनर उस बाहरी व्यक्ति का धन हड़पने पर बाहरी व्यक्ति के प्रति धनदायी नहीं होगी। प्लेयर्स वर्सेस ग्रेगरी 1864 के केस में वकीलों की एक फर्म थी जिसमें 2 पार्टनर थे, एक का नाम था जे, दूसरा का था डब्लू। प्लेंटिफ ने फर्म को 1300 पाउंड रीइंबर्स प्राप्त करने के लिए दिया। बाद में 1700 पाउंड फर्म के दूसरे पार्टनर डब्लू को अपनी इच्छानुसार सिक्योरिटी खरीदने के लिए दिया। जे को इसकी खबर नहीं थी, जे मर गया और डब्लू ने वादी द्वारा दोबारा धन दिए, जो धन को हड़प गया वो डब्लू, जो 1700 पाउंड डब्लू को दिया था उसने हड़प गया। जब वादी ने फर्म के विरुद्ध वाद किया तो डिसाइड हुआ 1300 पाउंड के लिए तो जे लायबल था परंतु 1700 पाउंड के लिए वो लायबल नहीं था क्योंकि जो है
डब्लू को वादी से 1700 रुपये प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था। थर्ड है, जब कोई आउटसाइडर किसी भागीदार से समव्यवहार करता है, ट्रांजैक्शन करता है। जब कोई आउटसाइडर व्यक्ति किसी पार्टनर से डीलिंग करता है तो फर्म से नहीं तो फर्म लायबल नहीं, जब फर्म से डीलिंग नहीं तो फर्म लायबल नहीं होगी। आर और एक्स के केस में एक कस्टमर ने बैंकिंग फर्म के नाम पास एक बक्सा जमा किया बैंकिंग फर्म के पास, जिसमें कुछ जो है कॉस्टली सिक्योरिटीज थी। बाद में उसने एक पार्टनर को कुछ सिक्योरिटीज निकालने तथा सुरक्षित रखने का अधिकार दे दिया। पार्टनर ने सिक्योरिटीज गबन कर ली। ये डिसाइड हुआ कि फर्म लायबल नहीं थी, क्योंकि जो बाहरी व्यक्ति को जो है ना, कि पार्टनर जो डीलिंग की थी फर्म से नहीं की थी, इसलिए जो है वो फर्म लायबल नहीं थी।